लोगों ने इम्प्लीमेंट किस तरीके से चलना है। मैं वर्क फ्लो बता रहा था कि पूरे ओवरऑल सेमेस्टर में हमने किस तरीके से चलना है। ठीक है, ये हमारे पास गूगल क्लासरूम का पैनल होता है जिसमें टीचर जो है वो अपनी अपनी आईडी जो है वो इंडिविजुअल बनाता है। अब जैसे कि आप लोगों की आईडी ये है, इसमें क्लास का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है भाई किस दिन किस टाइमिंग पे ये वाली क्लास होती है। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये मेरी क्लास है, मतलब ये आप देखो, लोग वाली क्लास है। ये अम्मी चली गई हैं, पैसे उनके तो पास थे, वो मेरी क्लास। तो क्लास यहाँ पर अगर मैं इस क्लास में जाता हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम मेरे पास 17 है। ठीक है, अभी भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया इस क्लास को, तो उनसे रिक्वेस्ट है ये आपके पास एक अदद कोड जो है वो आप लोगों को एलएमएस के थ्रू शेयर भी कर दिया था, और ये वाला कोड जो है वो आप लोगों का आपकी क्लास का कोड है। इस कोड से आप इस क्लास में ज्वाइन हो जाएं एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आज आपकी पहली लैब होने जा रही है और उसमें यकीनन कोई ना कोई टास्क वगैरह भी होगा। अब आप लोगों ने सबमिशन कैसे देनी है, किस तरीके से क्लास हिसाब किताब होता है, मैं आपको और क्लासेस का दिखा दूं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से सबमिट करवाते हैं और किस तरीके से उनकी कॉपीज चेक होके आप लोगों को मिलती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने पिछले सेमेस्टर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आईडी यूज करता हूँ, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो ये थे 30 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यहाँ पे था ये क्लास वर्क। इसी तरीके से क्लास वर्क में आप लोगों का क्लास वर्क होगा वीकली तौर पर। अब फॉर एग्जांपल ये तो ओवरऑल पूरा फाइनल सेमेस्टर तक का था ना, तो आप लोगों को ये भी अभी मैं बताता हूँ कि आप लोगों का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। मार्किंग 100 जो है वो कितने सब डिवाइड हुई है। तो फॉर एग्जांपल ये लैब नंबर 1 अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो आपका एक पोर्टल ये बनाऊंगा लैब नंबर 1 के नाम से, और एक पोर्टल ये बनेगा। ये वाला पोर्टल जो होगा वो मटेरियल पोर्टल होगा, जिसमें आपके तमाम आपका मैनुअल होगा, जिसमें आपकी वीडियो लेक्चर्स होंगे। सही है, जो हमारी ये चल रही है इसमें से आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए आप वीडियो यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इधर से वीडियो आप लोग देख सकते हो, मैनुअल आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन आपका दूसरा जो पोर्टल होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वो होगा लैब एक्सरसाइज का। हर लैब की कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है जिसमें जब आप लोग यहाँ पर सबमिट करवाओगे। अभी मैं क्योंकि एज अ टीचर इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स का पोर्टल आ रहा है, एक ही पोर्टल में तमाम स्टूडेंट की डिटेल आ रही है। बट आप लोगों के पास ऐसा नहीं आएगा, आप लोगों के पास सबमिशन का ऑप्शन आएगा। सही। अब इस पोर्टल में क्या होगा कि भाई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, इंस्ट्रक्शन में हो सकता है आपके मैनुअल से हटकर मैं सवाल चेंज कर दूं या कुछ भी कर सकता हूँ। इंस्ट्रक्शन में आप लोगों की पूरी इंस्ट्रक्शन होगी। अब इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन होगी, सही है क्या, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट वर्क। अब हर स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी फाइल मुझे जमा करवाई हुई होगी, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट की फाइल आ रही है, देखें तो तमाम स्टूडेंट ने अपनी अपनी फाइल जमा करवाएंगे। अब हर फाइल पे मैं जाकर अब जैसे लैब नंबर 1 की एक्सरसाइज ये किसकी थी, अब्दुल्ला की थी फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों की इंडिविजुअल फाइल चेक करके आपको बकायदा एक पीडीएफ जनरेट करूंगा आपकी उसी फाइल की जो आप लोगों ने सबमिट करवाई होगी। उस पीडीएफ फाइल में क्या होगा कि वो चेक कॉपी होगी आपकी। या फॉर एग्जांपल ये अब्दुल्ला की वो फाइल थी जो अब्दुल्ला ने अनचेक मुझे जमा करवाई थी,
और इसी फाइल को चेक करने के बाद मैंने एक पीडीएफ जनरेट कर दी और उस पीडीएफ में आप लोग देखिएगा रेड मार्किंग हुई होगी। मतलब रेड मार्किंग से मुराद चेक टिक लगाए हुए होंगे, जैसे हम लोग फिजिकली चेक करते हैं उसी तरीके से गूगल क्लासरूम हमें ये आसानी, ये फीचर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बड़ा स्मूथ जो है वो तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट की ये कॉपी आ गई, ये सवाल था। अब ये उसका आउटपुट था जो उसने मुझे जमा करवाया। अब इसमें देखें आप रेड मार्किंग हुई हुई है। तो अब जो है ये चेक कर आके, ये चेक कर आके जो है वो इसकी जो भी गलतियां निकली हैं या जो भी है उस पर ये डिटेक्शन हो गई और यहाँ पर उसकी ये मार्किंग होगी। और मार्किंग करने के बाद मैं उस स्टूडेंट को क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। जब रिटर्न करूंगा ना तो क्लास आपके पास ये नंबर भी आ जाएंगे कि भाई आपके लैब नंबर 1 में 5 में से 3.5 नंबर आए हैं, और आपके सामने जो आपने फाइल चेक करवाई थी वो चेक कॉपी भी आपको मिल जाएगी इसी फाइल के साथ, वो पीडीएफ में होगी। आप सिर्फ उसको चेक कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए जो है वो रीड ऑनली होता है। स्टूडेंट सिर्फ अपने मार्क्स जो है वो चेक कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकता। तो जो मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी वही मार्किंग आप लोगों की एलएमएस पे मैं कर दूँ, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो इसी तरीके से क्लास यहाँ पर देखो, अगर मैं बैक जाता हूँ क्लास वर्क में, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखो लैब नंबर 1, इसी तरीके से अगला वीक स्टार्ट हुआ तो लैब नंबर 2 का मैंने मटेरियल अपलोड किया बच्चों को, वीडियो लेक्चर, और उसके बाद मैनुअल अपलोड किया। फिर उसके बाद बच्चों ने इस पोर्टल में लैब नंबर 2 में एक्सरसाइज सबमिट करवाई। क्लास कोई कंफ्यूजन है, ये चीज समझ में आ भी रही है सबको या नहीं? ये आप लोग जब अपने पास एक्सेस करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी मेरी सिर्फ इंस्ट्रक्शन को आप लोग क्लियरली तौर पर सुनो। तो इंडिविजुअल हर लैब का के 2 पोर्टल आप लोगों के वीकली तौर पर क्रिएट होंगे कि भाई एक जो है वो आपका मटेरियल पोर्टल होगा जिसमें तमाम मटेरियल होगा, लाइक वीडियोस वगैरह, मैनुअल हो गया, ये तमाम चीजें। और दूसरा पोर्टल वो होगा जिसमें मैनुअल के एंड में जो एक्सरसाइज लिखी हुई होती है। अब मैं आपको मैनुअल दिखाता हूँ कि आप लोगों को टास्क करने क्या होते हैं। अब ये हमारा मैनुअल है। इस मैनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक लेंगे। हो सकता है हमारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन टॉपिक हमारा मैनुअल वाला ही होगा। तो अब जैसे ये यहाँ पर लैब नंबर 1 में हमारे पास ये है, लैब नंबर 2 हमारे पास ये है, टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अब अगर हम लोग लैब नंबर 1 पे आते हैं तो लैब नंबर 1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, और लैब के एंड में जाकर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये वाली एक्सरसाइजेस जो आपको घर से करनी होगी। अभी आते हैं, ये हमारा लैब नंबर 1 ही चल रहा है अभी। अब क्लास यहाँ पे ये देखें, सबको ये चीज दिख रही है, लैब नंबर 1 एक्सरसाइज। अब लैब नंबर 1 का जब कंटेंट कवर कर लेंगे हम, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाली एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। अब ये हर सवाल इंडिविजुअल आप लोग ने सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाना है। अब भाई सवाल उठता है कि भाई कैसे सबमिट करवाना है, क्या पैटर्न होगा, तो वो पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमने ये लैब कंप्लीट कर ली। अब इस लैब में हमसे मांगा जा रहा है भाई, इस लैब में हमसे मांगा जा रहा है कि भाई एक इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम और एक्सेलरेशन जो है वो यूजर से इनपुट लेना है, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब क्लास आपके पूरे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में एक ही पैटर्न यूज होगा। वो क्या पैटर्न यूज होगा देखिएगा। अब मैं यूं समझ लें कि मैं लैब नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मुझे कॉपी पैटर्न क्या बनाना होगा। और क्लास एक चीज ध्यान में रख लिएगा, किसी का पैटर्न मेरे इस पैटर्न से चेंज नहीं होना चाहिए।
मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, जहन में रखिएगा। ठीक है, वो फिर आपको वो चीज़ नुकसान कर सकती है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप नोट डाउन कर लें या पूछ लें जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, लेकिन काइंडली मिस्टेक मत कीजिएगा, वरना वो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। अच्छा, आपके आपके जो है वो लैब के भी पूरे 100 मार्क्स होते हैं, थ्योरी से बिल्कुल हटकर। थ्योरी के अलग 100 मार्क्स होते हैं, लैब के अलग 100 मार्क्स होते हैं। और ऐसा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी की लैब अगर खुदा ना खासा रुक जाती है, तो वो सेकंड सेमेस्टर का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैब नहीं ले पाएगा। थ्योरी तो अगर पास कर ली तो वो मिल जाएगी, लेकिन लैब अगर किसी भी सब्जेक्ट की रह गई तो अपकमिंग सेमेस्टर में आने वाली लैब वो नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा क्लास, आप लोगों ने पैटर्न को देख लें। क्या करना है कि आप यहाँ पर एक हेडर बना लें, सही है। और हेडर बनाने के बाद यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल दें। इसका फॉन्ट ज़रा बढ़ाकर, इसका फॉन्ट साइज जो है वो आप 16 कर दें। और यहाँ पे लिख दें लैब नंबर 1 एक्सरसाइज। ये चीज क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, ये मेरा नाम आ गया सैयद अफान अहमद, और उसके बाद मेरी आईडी जो मेरी स्टूडेंट आईडी है 64430। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और उसकी आईडी है 105923, आई थिंक सो। अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों का फॉलो होगा, और इसका फॉन्ट आप लोगों का होगा टाइम न्यू रोमन। सही है, फॉन्ट से मुझे एतराज नहीं है, फॉन्ट कोई भी करे, लेकिन पैटर्न यही होगा। ये आप लोगों ने हेडर बना दिया। अब ये मेरे पास ये हेडर हो गया फिक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैनुअल आपको मिलेगा तो ये टेक्स्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा। इस टाइम तो मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को जो मैनुअल मिलेगा वो हर लैब का इंडिविजुअल मैनुअल मिलेगा, और आप लोगों ने हर सवाल की इंडिविजुअल एक स्क्रीनशॉट लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो मैनुअल मिला है वो बेसिकली स्क्रीनशॉट में मिला है, मैं उसका टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पहले यहाँ पे चिपका लूं। अब उसके बाद यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आएगा, और क्रॉप करने के बाद मैंने इस पूरे सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले क्रॉप कर लिया। तो यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर लिया, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको आप स्ट्रेच करके बड़ा कर दें, तो ये इतना हो जाएगा कि भाई आपको विजिबल होने लगेगा। ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए, ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब आ जाए आप नेक्स्ट लाइन पे, मैंने इंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिखनी है कोड की हेडिंग। कोड की हेडिंग, अब इस कोड की हेडिंग का फॉन्ट जो होगा वो आप लोगों का 14 साइज का होगा और बोल्ड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोड लिख दिया, कोड आ गया भाई। कोड आने के बाद उसका आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास आउटपुट की। अब यहाँ पर हो सकता है कि कोड की जगह कोई एल्गोरिथम पूछा जाए तो आप एल्गोरिथम की हेडिंग डालेंगे, अगर आपसे सूडो कोड पूछा जाए तो सूडो कोड की हेडिंग डालेंगे।
लेकिन लैब नंबर 1 के बाद आपसे कोड ही मांगा जाएगा। मैं लैब नंबर 1 की बात नहीं कर सकता। लैब नंबर 1 में आपको एल्गोरिथम मांगा जाएगा या सूडो कोड मांगा जाएगा, तो आप उसकी हेडिंग डालेंगे। तो ये पैटर्न होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा क्या है प्रोग्राम है जो मैंने टाइप किया था। फॉर एग्जांपल मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो क्या करना है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो मुझे सॉल्व करना था फॉर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पर इसको मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। अब इसको जब मैं नोटपैड करूंगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये कोड आ जाएगा। इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट इसको। ये मेरा कोड आ गया गालिबन। अब इस कोड को आपने नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है जिसका साइज होगा, नो स्पेसिंग कर दें ताकि ये हमारा कोड आ गया। कोड के बाद इसका आउटपुट जो था वो यकीनन कमांड प्रॉम्प्ट में चलाएंगे तो ब्लैक आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा वो जो कर लेंगे। तो क्लास ये पैटर्न होगा आपके पूरे सेमेस्टर में कॉपी का। अब किसी को अब इसी तरीके से अगर मेरे पास दूसरा टास्क था इसका, तो मैंने दोबारा से इसी को स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से डबल क्लिक करके क्रॉप करके मैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्रॉप कर लूंगा। और इसको स्ट्रेच कर दें आप। तो ये स्ट्रेच करने पर इतना हो जाएगा कि आपको विजिबल होना लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फिर उसी तरीके से कोड की हेडिंग आएगी तो इस सवाल का कोड आएगा और उसी के नीचे उसका आउटपुट। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपके इस तरीके से होंगे। अब ये मुझे बताएं यहाँ तक की बात किसको समझ में नहीं आई? कुछ भी कर ले, बस आपने पैटर्न इसी तरीके से रखना है। अली मोहम्मद सर जी जी एक्सक्यूज मी सर, ये पैटर्न जो है ये आप उसमें गूगल क्लास में शेयर करेंगे? आपके पास वीडियो है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक, सही, थैंक यू। या बल्कि इसी फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, आप देख लेना। सर इसी फाइल को सेव करके कर देना। चलो मैं इसी फाइल को सेव कर लेता हूँ। सर इसी फाइल को आप क्लासरूम पे शेयर कर दीजिएगा जी प्लीज। जी जी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। डाटा आपको सारा मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लें आप लोग। अच्छा जी, मोहम्मद मुश्तबा क्या कह रहे हैं? पैटर्न समझ आ गया सर, ये कोड हम खुद लिखेंगे आफ्टर लैब। जी जी, अभी तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है लैब नंबर 1 से। ये मैं सिर्फ आज आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई हमारा पैटर्न क्या होगा पूरे ओवरऑल सेमेस्टर में। ठीक है, तो उससे अभी परेशान नहीं हो। अभी 3:30 बजे तक की क्लास है, सारी चीजें कवर कर लेंगे हम। फाइल पैटर्न, ठीक है जनाब, ये हो गई सेव क्लास। मुझे फिर बता रहा हूँ कि आप जो है वो हेडर कुछ भी रखें, जिस स्टाइल का भी रखें, लेकिन पैटर्न आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। पैटर्न आप लोगों का यही होना चाहिए, फॉन्ट साइज आपका यही होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल में भी मुझे कोई एतराज नहीं है, कुछ भी रख लीजिएगा, लेकिन पैटर्न बस डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, वरना फिर मैं कॉपी चेक नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की।
ठीक है, तो ये हमारे पास ये पैटर्न हो गया। अब क्लास आ जाते हैं अपनी लैब पर कि भाई हमने लैब नंबर 1 में करना क्या है। लैब नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, कि भाई प्रोग्रामिंग है क्या, प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन अभी प्रोग्रामिंग के वर्ड को अभी वो नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। लेकिन मैं पहले सबसे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर आप लोगों की नजर में है क्या? कौन बताएगा? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Set of software is a set of instructions used to execute a program given by the user to the computer. यार उर्दू में बताओ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। सर सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट या फिर मतलब टू एंड तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। और कोई? सर किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ होता है, मिसाल की मोबाइल हो गया या फिर आपका कंप्यूटर ही हो गया। चल अच्छी बात है। अच्छा देखें जी गर्ल्स, एनी आइडिया अबाउट इट सॉफ्टवेयर? सर कंप्यूटर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है उसी को सॉफ्टवेयर में आता है, और इस्तेमाल करने के लिए जो करते हैं। अच्छा देखें, आप लोगों को सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन अभी जो हमारी स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आ रही है उसमें क्या कह रहे हैं देखें। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट कंप्यूटर यूजेस इन ऑर्डर टू फंक्शन। सही है, सॉफ्टवेयर जो है वो टूल है, या टूल भी हो सकता है, या वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो उसको दी जाती है। यानी सॉफ्टवेयर यूं समझ लें कि आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा होता है, चाहे वो हार्डवेयर के थ्रू हो या हार्डवेयर से इंटरेक्ट किया जाए, बात तो बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल डिवाइस की बात करूं तो क्या मोबाइल मेरा एक सॉफ्टवेयर है? जी जनाब, क्या मोबाइल हमारा एक सॉफ्टवेयर है? सर जो मोबाइल तो इटसेल्फ एक हार्डवेयर है। वेरी गुड, इटसेल्फ एक हार्डवेयर है, और लेकिन उसके अंदर जो मतलब एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्रोग्राम किया गया ना, जैसे उसका प्रोसेसर है, उसकी आईसी वगैरह है, या जो भी। देखें किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए अगर हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम की या मोबाइल फोन की बात कर लें तो वहां पर उसको चलाने के लिए कर्नल बैठा होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी मोबाइल डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई क्या करना है। ऐसा ही होता है। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के टर्म में बात करें तो यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि it is keep on some hardware device like hard disks, but it is itself intangible। वो itself कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर itself क्या हुआ, उसमें भी तो यकीनन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे। अब कोई भी, अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं आपसे, तो मोबाइल फोन एक ऐसा हार्डवेयर है जिससे हम सिर्फ एक काम तो नहीं करते ना। अब तो सारा काम ही मोबाइल फोन से हो रहा है, ऐसा है या नहीं? क्या मोबाइल फोन से सिर्फ हम लोग कॉल रिसीव और कॉल पिक ही करते हैं? नहीं, अब बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, बल्कि सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि हमारा कंप्यूटर भी खत्म हो चुका, सब कुछ मोबाइल पे आ चुका। तो वो एक हार्डवेयर है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तुम ये भी करो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारी चीजें कर लो। ठीक है, तो जबकि हार्डवेयर इटसेल्फ क्या है, जब आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो वो आपके किसी काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर ऐड हो गया। सही है, या इटसेल्फ हार्डवेयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि भाई सिस्टम हार्डवेयर चेंज करना पड़ रहा है, सही है, उसकी आईसी चेंज करनी पड़ी है, व्हाटएवर।
लेकिन वो आपके इस्तेमाल में कब आता है, जब प्रॉपरली वो वर्क कर रहा हो। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी वो सॉफ्टवेयर कामयाब होता है कि जो आपसे, पहली बात तो ये है कि यूजर फ्रेंडली हो। क्लास को यूजर फ्रेंडली की बात बताएगा, व्हाट इज यूजर फ्रेंडली, हम यूजर फ्रेंडली क्या किस सेंस में बात करते हैं? सर जिस मतलब चीज जैसे से कि हम मतलब यूज टू हो, किसी भी चीज को आसानी से जैसे यूज करना। इजी टू यूज हो, बिल्कुल सही है, Easy हैदर to साहब use, फरमा हाँ। रहे हैं, easy हाँ to- सही है। जैसे व्हाट्सएप से कभी कोई इरिटेट हुआ है? मैं इस सेंस में इरिटेट नहीं No. कह रहा कि जैसे कल आप लोग थ्योरी की क्लास में वो शोर मचाना शुरू हो गए थे कि बातें करना कि सर ने ये दिया वो दिया वो दिया, तो उससे मैं जरा इरिटेट हो रहा था। मैं वो वाले इरिटेट की बात नहीं कर रहा। आप अपने इस्तेमाल में उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए कभी इरिटेट हुए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप चाहते हो वो एप्लीकेशन आपको तमाम ऑप्शन दे रहा होता है, सही है, और अटकता भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, सारे फीचर जो है वो उसके क्या होते हैं, इजीली टू यूज होते हैं, ठीक है। और इवन इरिटेशन को खत्म करने के लिए भी व्हाट्सएप हमें देता है कि भाई आप चैट म्यूट कर दो, तो आपको नोटिफिकेशन तंग नहीं करेंगे, आते रहेंगे, आने दो, तंग नहीं करेंगे। लेकिन तो ये क्या है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो वो क्या है हमारे पास, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली। तो वो सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर की औकात उसकी इस चीज को देखते हुए पता चलती है, ठीक है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है कि अगर उसका यूजर इंटरफेस सही नहीं हुआ, अट्रैक्टिव नहीं हुआ, तो यूज करने का भी दिल नहीं चाहेगा। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसका यूजर इंटरफेस देखकर ही हमें दिल चाहता है कि यार हम, अच्छा लग रहा है यार, ये एप्लीकेशन अच्छी बनी है। तो ये तमाम चीजें भी ग्राफिकल यूजर सॉफ्टवेयर में, इंटरफेस। जी यूआई हम लोग कहते हैं उसको, यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पर तीसरी लाइन क्या कह रहे हैं कि भाई द डेटा दैट द कंप्यूटर यूज कैन बी एनीथिंग दैट द प्रोग्राम नीड, प्रोग्राम एट लाइट इंस्ट्रक्शन ऑफ। अब वो जो डाटा है हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, या किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। देखो क्लास, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, लेकिन यहाँ तो एक और टर्म निकल आई, प्रोग्राम। लेकिन हमें एक चीज पता है कि भाई सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, बट इटसेल्फ प्रोग्राम क्या चीज होती है? Set of instructions. वेरी Sir, गुड, computer language. एक्सलेंट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, दैट्स इट। यानी अगर मुझे दो नंबरों को ऐड करना है तो ये एक मेरा प्रोग्राम है ना, ठीक है, ये एक मोटिव है मेरा, एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन दो नंबरों को ऐड करवाने के लिए भी मुझे एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि भाई एक नंबर होना चाहिए और दूसरा नंबर भी होना चाहिए, और दोनों के दरमियान प्लस होना चाहिए। तो प्लस जो है वो दो नंबरों को ऐड करेगा और डिस्प्ले भी करना चाहिए। तो ये मेरे पास 3-4 इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इन इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए मैंने एक प्रोग्राम बना लिया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं कि भाई व्हाट्सएप में सिर्फ कॉल नहीं होती, वीडियो कॉल भी होती है, मैसेजिंग भी होते हैं, फाइल शेयरिंग ऑप्शन भी होता है, सही है, शेयर टू थर्ड पार्टी टूल्स भी होता है, बहुत सारे। ये क्या है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। और व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इटसेल्फ एक क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है या नहीं? अगर कोई बात मैंने इसमें गलत कह दी हो तो भाई मुझे बता दें। अब यहाँ पर हमारे पास इन्होंने कह दिया कि भाई दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब आपके सामने ही है, कुछ समझ में आ रहा है? सर कैटेगराइज क्या है बेसिकली इनको? अब यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन से पहले आप लोगों ने एग्जाम्पल ही देख ली होगी, उसी से समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या मतलब है और सिस्टम प्रोग्राम का क्या मतलब है। देखिए, सिस्टम प्रोग्राम का मतलब है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। अगर आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह स्टोर कर रहे हैं तो आपका काम है सिर्फ पार्ट डिफाइन करना, लेकिन वो फाइल एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, किस तरीके से लेके जाएगा, वो आपका काम नहीं है। वो काम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है,
सही है। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने का काम आपका नहीं होता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि यूजर ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, पहला प्रोग्राम कौन से चलना चाहिए, साथ साथ दूसरा प्रोग्राम कैसे चलना चाहिए, मेमोरी को शेयर करना और मेमोरी को एक्सेस करना, एलोकेट करना, ये काम आपका नहीं होता। ये काम किसका होता है? सिस्टम प्रोग्राम्स का होता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, सोलरिस हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इन सब के नाम तो सुने हुए होंगे ना आप लोगों ने, ठीक है। और एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल फोन में चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक एमएस वर्ड, गेम प्रोग्राम, स्प्रेडशीट। अब मुझे बताएं कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन प्रोग्राम है या सिस्टम प्रोग्राम? एप्लीकेशन प्रोग्राम। वेरी गुड, सही है, ये चीज क्लियर हो गई सबको। अच्छा, अब अगला बंदा आता है कंपाइलर। व्हाट इज इट? इसको जानते हैं आप लोग? क्या होता है कंपाइलर? कोडिंग जो यूजुअली प्रोग्रामर्स करते हैं वो यूजुअली हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ बाइनरी 0 और 1 की समझता है। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज से 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो हम कह लें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या जो एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसे हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं। जी, और कोई इन्होंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसको थोड़ा और जस्टिफाई कोई करेगा? सर ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसफर करने। अच्छा सर कंपाइलर जो है ना पूरे कोड को एक साथ रन करता है। वेरी गुड, ये किसका फीचर है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और कोई? देखें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक उर्दू स्पीकिंग बंदा हूं, आप लोग जो हैं कोई फॉरेनर हैं, ठीक है। मुझे हो सकता है आपकी चाइनीज लैंग्वेज नहीं समझ में आती हो, या बल्कि आपकी कोई और लैंग्वेज ब्रिटिश समझ में नहीं आती हो, या इंग्लिश भी ना आती हो मुझे फॉर एग्जांपल। तो आप लोगों को उर्दू नहीं आती हो, तो भाई हम कम्युनिकेट कैसे करें? ट्रांसलेटर है बेसिकली। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई दो अलग अलग मुल्कों के वज़रा जब आपस में बात करते हैं तो हो सकता है कि भाई पाकिस्तान के वजीर को चाइना के वजीर की चाइनीज ना समझ में आती हो, चाइनीज को हमारी उर्दू ना समझ में आती हो, तो बीच में एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो कौन होता है? वो ट्रीट लाइक कंपाइलर। कंपाइलर मैं बेसिकली इंटरप्रेटर उसको नहीं कहूंगा। इंटरप्रेटर इसलिए नहीं, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि देखो, इंटरप्रेटर अगर मैं कहूंगा ना, तो फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान किसी चाइनीज वजीर आजम को अगर हाई भी कहेगा ना, या हाय हाउ आर यू, तो ये मिलकर मेरे दो सेंटेंस बने। लेकिन अगर मैं इंटरप्रेटर इसको कहूंगा ना, तो वो पहले हाई को ट्रांसलेट करके उसको बताएगा, फिर हाउ आर यू को। वो पूरे सेंटेंस के तमाम वर्ड को क्या करेगा, बारी बारी, या मेरी पूरी बात में जितने भी नंबर ऑफ सेंटेंस आएंगे उनको पहले अलग अलग ट्रांसलेट करके उसको बताएगा। लेकिन मैं कंपाइलर उसको इसलिए कहूंगा कि कंपाइलर का काम होता है ओवरऑल पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ रीड करके फिर आउटपुट जनरेट करना। तो जब जाहिर सी बात है हमारा वजीर आजम किसी चाइनीज वजीर आजम से बात करेगा, तो यकीनन पहले वो अपनी पूरी बात कहेगा ना, अपना ऑब्जेक्टिव अगर किसी को समझाना है। तो फिर बीच में जो ट्रांसलेटर है वो पहले पूरी बात उसको सुनेगा, बजाय उसके कि एक एक सेंटेंस पे उसको रोकेगा, रुके मैं पहले इसको ट्रांसलेट कर दूं। समझ में आ रही है ये चीज? कंपाइलर जो है वो, देखो, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ये हैदर साहब, मैं इस पे करेक्ट करूंगा आपको। देखें, कंपाइलर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके सामने एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये सी शार्प का कोड है, ठीक है। अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूंगा ना कि फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पे मिस्टेक कर दी और एक मिस्टेक मेरी यहाँ पे है, ठीक है। तो जब मैं इंटरप्रेटर की बात करूंगा ना, तो वो पहले यहीं पे आके रुक जाएगा, जबकि मिस्टेक यहाँ पे भी है, वो यहीं पे आके रुक जाएगा। वो कहेगा कि भाई नहीं, पहले इसको सही करो, बाद में वो देखेगा ही नहीं। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले सब कुछ यूं चेक कर लेगा, उसके बाद बताएगा कि भाई पहली मिस्टेक ये है,
दूसरी मिस्टेक ये है, वो पूरी नीचे लिस्ट जनरेट कर देगा आपको। ठीक है, तो कंपाइलर बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज। आपका जो सिस्टम, आपका मोबाइल फोन या कोई भी हार्डवेयर, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, विच इज बाइनरी। ठीक है, लेकिन भाई आप ह्यूमन तो इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को, तो हार्डवेयर उससे कम्युनिकेट, भाई मशीन से किस तरीके से बात की जाए। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो लोग होते हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी कंपाइलर जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करेगा और मशीन को समझाने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन को उसको समझाएगा। और यही काम इंटरप्रेटर का भी होता है, लेकिन दोनों के वर्क फ्लो में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। कंपाइलर तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ रीड करता है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करता हुआ जाता है। ये फर्क है, काम दोनों का एक ही है। अब मैं बात करता हूं जो हम लोग आगे जाके टूल यूज करेंगे C# को इम्प्लीमेंट करने के लिए, विजुअल स्टूडियो IDE यूज करेंगे, तो वो बेसिकली उसमें कंपाइलर है। सही है, उसमें कंपाइलर है। वो कंपाइलर क्या काम करेगा, पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा और जितने नंबर ऑफ एरर होंगे उसकी लिस्ट जनरेट कर देगा। ये कंपाइलर है। तो अब यहाँ पर कंपाइलर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। हमें ये बात पता है, आप सबको भी पता है। मशीन लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0, ये भी पता है। बाइनरी लैंग्वेज आइदर 0 और 1, 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। Since it's highly impractical for the pupil to create। अब देखो, मैं बजाय इस डेफिनेशन को रीड करूं वो बिल्कुल फजूल है। सिंपल आप लोगों को पता तो चल गया कि कंपाइलर का क्या काम है। कंपाइलर जो है वो हमारी मशीन जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं जानती। अभी हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे वो पता होगा, लेकिन मुझे तो इस टाइम नहीं पता अपने फ्लो के अकॉर्डिंग। तो मैं तो सिर्फ कंपाइलर को डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई कंपाइलर की ये डेफिनेशन है कि वो बीच में घुसा हुआ एक बंदा होता है जो दो लोगों के दरमियान उनकी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। अच्छा भाई, लेस देन अ मिनट हमारी ये वीडियो कॉल ये हमारी सेशन रह गया है, ये एंड हो जाएगा। आप लोग दोबारा से ज्वाइन करिएगा इसको।